हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी लोगों को? यस सर। हाँ बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। कल मैंने आपको देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक कुछ रिएक्शंस लिखनी सिखाई थी कि हम सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। आज उसके आगे की पॉइंट पर बात करते हैं अपने। हाँ देखो बेटा, तो हमने कल ईएमएफ कैलकुलेट करना मतलब एक्सप्रेशन बनाना सीखा था। आज हम कैलकुलेशन सीखेंगे उसकी। तो जस्ट पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ गिवन इक्वेशन फ्रॉम अदर इक्वेशन। और जनरली बेटा ये हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गिवन इक्वेशन। इसमें क्या होगा, सपोज आपको इक्वेशन गिवन होगा। जैसे सपोज मैं आपको इक्वेशन दूंगा, जैसे एफ ई से मैंने आपको दे दिया एफ ई से एफ ई टू पॉजिटिव आयन। एक इक्वेशन मैंने बोल दिया, इसका ईएमएफ आपको गिवन है ई वन, सपोज एक्स वोल्ट है, ई नॉट एक्स वन। फिर मैं कहूंगा कि सपोज आपको एफ ई प्लस टू, ये एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मैंने आपको ई टू दे दिया और मैंने कह दिया ये वाई वोल्ट है। और सपोज मैंने आपको कह दिया कि मुझे एफ ई से एफ ई प्लस थ्री का ई कैलकुलेशन करना है बेटा। तो जब भी ऐसा इक्वेशन हो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लो और ये इक्वेशन थर्ड। और आपको रियलाइज ये करना है, आपको विजुअलाइज ये करना है, यू नीड टू, जो है आपका नीड टू सी कि आप हाउ कैन पॉसिबल दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस टू गिवन इक्वेशन। आपको ये देखना है कि जो आपको इक्वेशन निकालना है बेटा, वो ऊपर वाली इक्वेशन से कैसे बना होगा, और उन इक्वेशन के फिर डेल्टा जी से सोल्व करना है आपको। तो इक्वेशन का, क्योंकि बिकॉज डेल्टा जी जो होता है वो एनर्जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है। और ईएमएफ कल हमने देखा था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इक्वेशन प्लस होगी तो डेल्टा जी प्लस हो जाएंगे। मतलब जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है वो वाली यूज करनी है। तो कैसे बना सकते हैं देखो, सो इक्वेशन थर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सोचो बेटा, इस इक्वेशन को बनाना है तो एफ ई चाहिए, एफ ई चाहिए, एफ ई प्लस टू कैंसिल करना है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। सो इक्वेशन थर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। करके देख लो, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सेकंड इक्वेशन ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एफ ई से एफ ई प्लस थ्री। तो जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऑन एडिंग या सबस्ट्रेटिंग इक्वेशन उनके डेल्टा जी भी जो होते हैं एलजेब्रिक सम में जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सो डेल्टा जी नॉट ऑफ इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू, जो ऊपर किया है आपने, डेल्टा जी नॉट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ इक्वेशन सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया है तो उनको डेल्टा जी ऐड कर दो, अगर सब्सट्रैक्ट किया है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी नॉट थर्ड इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट फर्स्ट प्लस डेल्टा जी नॉट सेकंड। और डेल्टा जी को सोल्व करोगे आप तो डेल्टा जी बेटा कल हमने पढ़ा था एन एफ ई थ्री होता है, तो माइनस
NF E03 N3 इज इक्वल टू माइनस N1 F E01 माइनस N2 F E02 माइनस कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, F भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा N3 E03 इज इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02। तो जब भी आप इक्वेशन को बेटा डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो उनके एन और ई का प्रोडक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। अब आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो, N3 नोट 3 इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2। नाउ N3 E3 देखो, थर्ड इक्वेशन है ये, पर स्पीसीज देखो Fe से Fe प्लस 3 कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ बेटा, रिस्पॉन्स करो। Fe प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, 3। तो N3 की वैल्यू आ गई 3। E नोट 3 आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इज इक्वल टू N1 देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, 2, क्योंकि Fe से क्या था, Fe प्लस 2 था वो फर्स्ट इक्वेशन में, तो Fe से Fe प्लस 2 तो आप लिखोगे 2, और E नॉट जो आपका फर्स्ट वाला है प्लस N2 देखो सेकंड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज है, देखो प्लस 2 से प्लस 3 1, E नॉट 2, तो E नॉट 3 निकालना है आपका, E नॉट 3 इज इक्वल टू 2, E नॉट 1 का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, x वोल्ट, प्लस E2 का वैल्यू देखो दे रखा है आपको y वोल्ट y, तो E नॉट 3 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 2x प्लस वाई 1y अपॉन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अभी तो मैंने इतना बड़ा करके दिखाया है इस क्वेश्चन को, बट इट इज वेरी इजी। कैसे, अगर आप इसमें जो है थोड़ा सा इसमें जो सोचोगे, आप पॉन्डरिंग करोगे, आफ्टर पॉन्डरिंग यू कैन रियलाइज दैट अगर हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो उसके एन और ई ऐड करने हैं, बट सिर्फ ई नहीं लेना, एन को मिला के करना है, गिब्स फ्री एनर्जी से सोल्व करना है आपको। और अगर माइनस कर रहे हो तो माइनस करना है। जैसे मैं आपको सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको ट्राई के लिए, सपोज एज एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया Cu प्लस 2 से Cu प्लस 2 से Cu एंड Cu प्लस 2 से या Cu प्लस 1 से Cu, ये सपोज दे दिया E1 x1 वोल्ट, E2 दे दिया मैंने आपको माइनस y वोल्ट। अब मैंने आपको कहा कैलकुलेट करना है Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 का ई नोट निकालना है आपको, इक्वेशन से निकालना है बेटा। तो आप देखो आपने कैसे क्या पॉन्डरिंग करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है आपका, दिस इक्वेशन हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस इक्वेशन फ्रॉम these equation, suppose this equation is the one, this equation the second and this equation is the third, how can we calculate, देखो थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड वन, इधर देखो Cu प्लस 1 Cu है, ये तो ऐसा ही रख ले। अब इस इक्वेशन में अगर ये माइनस कर दूं मैं, तो माइनस कर दूंगा तो Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा, Cu2 इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन थर्ड कैसे निकाल सकते हो, नाउ क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन थर्ड में मैं लिख दूंगा N3 E नॉट 3 इज इक्वल टू N2 E नॉट 2 माइनस N1 E नॉट 1। सिर्फ आपको देखना है कि ये इक्वेशन बनी कैसे है ऊपर वाली इक्वेशन से। अब आ जाओ N3 E नॉट 3 में बेटा ये वाली इक्वेशन है, Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, देखो प्लस 1 से प्लस 2 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया 1। E नोट 3 आपको कैलकुलेट करना है। N2 देखो सेकंड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस 1 से 0 1, और E नोट 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस y वोल्ट, फिर माइनस N देखो N1 फर्स्ट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, प्लस 2 से 0, तो 2 का चेंज हो गया। E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 वोल्ट, तो E नोट 3 का वैल्यू क्या आ गया, देखो आप E नोट 3 का वैल्यू आ गया माइनस 2x1 और माइनस y वोल्ट या 1y। तो डेटा होता है xy का, तो वैल्यू पुट कर लोगे बेटा इस तरह के प्रॉब्लम। आपको इक्वेशन गिवन होगी कुछ 1 2 3 जो भी इक्वेशन गिवन हो, आपको नई इक्वेशन के लिए ईएमएफ निकालना होगा, तो आप उन इक्वेशन को अरेंज करोगे। अगर इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो आप इक्वेशन के जो एन और ई हैं उनका ऐड कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो
तो उनका सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप। कर लोगे बेटा? चलूं आगे? क्लियर है? 2 क्वेश्चन कर लिए हमने इसके, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमें कैलकुलेशन करना है ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सेल की स्टडी करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल करते हैं अपने। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा आप बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल, या आप इसको बोल सकते हो वोल्टेइक सेल। बहुत सारे नाम से हम इसको पढ़ते हैं, वोल्टेइक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ये डिवाइस होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, है उल्टा लिख दिया मैंने, विच इज केमिकल एनर्जी into electrical energy. केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That device which converts chemical energy into electrical energy by indirect spontaneous redox reaction। उसमें एक रिएक्शन होती है जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स होती है बट स्पॉन्टेनियस होती है, इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी डिवाइसेस होता है, दैट डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे केसेस में हमेशा 2 हाफ सेल होंगे, एक होगा एनोडिक हाफ सेल, मतलब 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपका एनोडिक हाफ सेल होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल रखेंगे, और राइट साइड में आपका हमेशा कैथोडिक हाफ सेल होगा। 2 हाफ सेल मिलके पूरा हाफ सेल बनाएंगे, कैथोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल मतलब एनोडिक जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोडिक जहां रिडक्शन होता है। वो भी बात पिछली बार भी की थी, अब भी करेंगे अपने। देखो एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल, तो इसमें देखो हमारे पास जो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड है एक्चुअल में, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये 1 टाइप का इलेक्ट्रोड एनोड एंड सेकंड टाइप का इलेक्ट्रोड है कैथोड। अब देखो जो चीज पढ़ी है सारी अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें एनोड और कैथोड जो है कॉपर और जिंक के बने होते हैं। एक होता है कॉपर का, तो उसमें क्या होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि E0 Cu+2 Cu एक कॉपर होता है, ये होता है आपका प्लस 0.34 वोल्ट, और एक आपके पास होता है E0 जिंक का, ये हमने पढ़ा था -0.67 वोल्ट। तो देखो आप इसको देख करके दोनों की एसआरपी वैल्यू गिवन है, +2 से 0 दोनों का एसआरपी वैल्यू है। जिसका एसआरपी वैल्यू कम और ज्यादा है, इससे हमने डिसाइड किया था, तो एनोड कैथोड बना सकते हो आप। तो इससे देखो क्या बनाओगे आप, जो जिंक है इसका एसआरपी वैल्यू कम है, तो ये किसका काम करेगा, एनोड, और जिसका एसआरपी ज्यादा है वो काम करेगा कैथोड का। तो एनोड और कैथोड क्लियर हो गए। अब एनोड और कैथोड क्लियर हो गए, तो एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल बनाएंगे। तो कैसे हाफ सेल बना के कंप्लीट सेल बनाओगे, सपोज एक चेंबर लो आप, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में चेंबर लो बेटा। लेफ्ट साइड में जो चेंबर लोगे वो एनोडिक हाफ सेल होगा, लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल और राइट साइड में कैथोडिक। यहां पर आप देखो जिंक की रोड लोगे, जिंक का रोड जो डिप होगा वो जिंक सल्फेट आयन में होगा, जो उसका सॉल्यूशन होगा ZnSO4, Zn2 पॉजिटिव है, ये एनोडिक साइड होगी। दूसरी राइट साइड में कैथोडिक साइड होगी, कैथोडिक साइड देखो कॉपर का बना होगा, तो कॉपर की रोड लोगे, कॉपर की रोड में बेटा आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दोगे। अब ये दोनों जो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को आप कनेक्ट कर दोगे वायर से,
और इसके साथ एक बल्ब और आप लगा दोगे यहाँ पर। अब यहां से सर्किट कंप्लीट हो गया। इधर से सर्किट कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू लिंक द दीज बोथ चेंबर बाय ए यू ट्यूब। इस टाइप का यू शेप का एक ट्यूब होगा और यू ट्यूब के अंदर एक साल्ट भरा होगा। साल्ट मतलब जिसमें आयन होंगे। सपोज जो साल्ट है आपका अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, KI हो सकता है, कोई भी ले लो आप, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी साल्ट आप, सपोज KCl भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर KCl सपोज साल्ट लेंगे आप, तो KCl साल्ट लेंगे, इस साल्ट को इसमें रखा होगा। इसमें जो ये मटेरियल होता है ये बिल्कुल जैसे बबलगम होती है उस तरह का होता है, जिसको कोई भी मोड़ के शेप दे सकते हैं। और ये मटेरियल जिसका बना होता है वो अगार अगार होता है, उस मटेरियल को बोलते हैं हम अगार अगार। और इसको बोलते हैं जो इसमें साल्ट जो अंदर भरा होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं यू ट्यूब। इस टाइप से ये सर्किट एक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो कंप्लीट सेल बनता है बेटा, इस पूरे कंप्लीट सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है देखो, जो भी आपका ये वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड है और ये वाली साइड जो आपकी राइट साइड है। लेफ्ट साइड में मैंने बोला हमेशा एनोड होगा और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो इस साइड में होगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड होगा तो इसकी रिएक्शन लिखोगे ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो जिंक का रिएक्शन होगा Zn। ऑक्सीडेशन मतलब Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इस साइड जो राइट साइड होगा वो कैथोड होगा हमेशा। राइट साइड वाला जो होगा वो कैथोड, एंड कैथोड पर जो होता है रिडक्शन होता है, तो इस साइड में आपका रिडक्शन होगा, रिडक्शन एट कैथोड। तो रिडक्शन जो होगा वो कॉपर का होगा, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, लेट्स सी। सपोज देखो जो ये वाली साइट है, जब सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टोटल, तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर देखो जो ये जिंक की रोड है, जिंक की रोड Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगी। मतलब जिंक जो होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा Zn2 पॉजिटिव आयन। तो धीरे धीरे जिंक डिजोल्व होकर इधर आ रहा होगा, तो Zn2 पॉजिटिव आयन इधर हो रहा होगा, तो जिंक टूट के इधर आ रहा होगा। तो जिंक और इसके कंपेरिजन में देखो कैटायन इधर आ रहा है और एनायन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे जा रहे हैं और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता जाएगा। तो इन दोनों सॉल्यूशन में ये जो है आपका जिंक की रोड और इधर है जिंक आयन, इसके कंपैरिजन में कैटायन इधर आ रहे हैं, इधर नेगेटिव आयन आ रहे हैं, इसलिए ये वाला पोल कंपैरेटिवली नेगेटिव, मतलब एनोड यहां पर नेगेटिव पोल होगा। तो Zn2 पॉजिटिव इधर आता जाएगा। अगर इस साइड में रिएक्शन देखें तो इस साइड क्या होगा, इस साइड में देखो Cu+2 आयन Cu में कन्वर्ट होगा, तो ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पर कन्वर्ट होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो जैसे ही Cu+2 इधर चलता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर ऐड होता जाएगा, तो ये कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, क्योंकि इसके कंपेरिजन में यहाँ नेगेटिव आयन बचते जाएंगे, इधर पॉजिटिव आयन चलते जाएंगे, तो इसके कंपेरिजन में ये पॉजिटिव पोल बनेगा। तो कैथोड जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव पोल होगा। तो इट इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो बेटा पढ़ते हैं उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है बेटा, देखो एनोड क्या आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव और कैथोड जो आ रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपोजिट होता है। अब जैसे ही ये यहाँ आएगा तो अब बाकी क्या होगा, देखो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। सपोज ये जिंक आयन यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन इंक्रीज होने लग जाएंगे। इस पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव वाले आयन इधर मूव करेंगे, बैलेंसिंग के लिए क्लोराइड आयन इधर आएंगे। इधर देखो पॉजिटिव आयन इधर से इधर डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव आयन एक्सेस हो जाएंगे। नेगेटिव आयन एक्सेस जाने के लिए यहाँ ये आयन जो होंगे वो कैटायन इधर आते जाएंगे, जिससे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहे। अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो बाहर की साइड क्या सीन हुआ, जैसे ही Z आयन एनोड की साइड देखो, Z आयन आके डिजोल्व होके यहाँ आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए। ये इलेक्ट्रॉन इधर सर्किट में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन कॉपर को। तो इस साइड से देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट की डायरेक्शन करोगे तो वो ऐसे आएगी, करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो करंट आपसे पूछेगा किधर जाएगी नोट, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग।
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, कहां से कह सकते हो, कॉपर रोड मतलब कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड होगा। किसमें, इन इलेक्ट्रो, ये जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जैसे ही करंट कंप्लीट होगा या बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा तो अंदर की केमिकल एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बट ये एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है, देखो इस साइड हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, इस साइड हो रहा है रिडक्शन। तो हो तो रिडॉक्स रहा है, रिडॉक्स मतलब रेड एंड ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, लेकिन अलग अलग चैम्बर में हो रही हैं। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं जो आपका इनडायरेक्ट रिडॉक्स, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। तो नेट रिएक्शन क्या हुआ बेटा, देखो आप दोनों रिएक्शन मिला देते हैं, नेट रिएक्शन। तो नेट सेल डायग्राम पहले बनाओ, देखो क्या होगा सेल डायग्राम, नेट सेल डायग्राम। इस साइड जिंक सॉलिड अपने जिंक आयन में डिपॉजिट है एक्वस सॉल्यूशन में, और दूसरी साइड में कॉपर आयन अपने कॉपर सॉलिड के साथ डिपॉजिट है। दोनों को सेपरेट कर रहा है ये वाली चीज, इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं, ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है। ये तो हो गया नेट सेल डायग्राम। अब नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो नेट सेल रिएक्शन बेटा। तो नेट सेल रिएक्शन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो नेट सेल रिएक्शन देखो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस C, N की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि दोनों साइड देखो इधर भी कॉपर भी +2 चार्ज है, जिंक पे +2 चार्ज है, नहीं तो बैलेंस करके निकाल लेते हम। N का वैल्यू आ गया 2, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हुई। तो अब आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ यू कैन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू इसका ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग जिंक आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन। तो सेल का हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से। अगर हमें ई नोट सेल पता हो, एन की वैल्यू पता है, जिंक और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन पता हो, देन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल प्रॉब्लम देते हैं, अब डायरेक्ट प्रॉब्लम करते हैं इस पे। प्रॉब्लम बड़ी इजी हो जाएगी अब सारा कुछ करने के बाद। सपोज कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल दिया हुआ आपको Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन, साल्ट ब्रिज Cu+2 Cu, ये 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन देती है। देखो ये सेल दिया हुआ है, तो हमारी नेट रिएक्शन है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या आएगा बेटा, पहले वाले का ऑक्सीडेशन तो Zn कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव में, दूसरे वाले का रिडक्शन राइट वाले का तो Cu+2 होगा Cu में। सेकेंड स्टेप होगा आपका बैलेंस करना, जिससे आपको बैलेंसिंग पता लग जाए। तो बैलेंसिंग करोगे तो ऑलरेडी देखो एक जिंक है, एक जिंक है, एक कॉपर है, एक कॉपर है। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, कॉपर में भी 2 का हो रहा है, जिंक में भी 2 हो रहा है, तो अभी हमने देखा ही है। तो एन फैक्टर कितना लेंगे बेटा 2। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है देखो 0.01 मोलर, जिंक आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। ई सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन फैक्टर लॉग इक्वेशन के अकॉर्डिंग Zn2 पॉजिटिव आयन और Cu2 पॉजिटिव आयन। अब देखो ये है आपके पास, ये गिवन है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना होगा। तो ई नोट सेल तो पहले सिखा चुका मैं। ई नोट सेल क्या किया था हमने, बता सकते हो बेटा ई नोट सेल निकालने का फार्मूला कल क्या सिखाया था, ई नॉट रिडक्शन, कौन से वाला, लार्ज माइनस, हाँ कैथोड का, ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, अगर दोनों की रिडक्शन वैल्यू आपको याद है तो एनोड बड़ी में से छोटी माइनस कर देना, तो ई नोट सेल तो वहां से आ जाएगा।
ई नोट सेल रिडक्शन लार्ज, लार्ज किसका होता है? कैथोड का। कैथोड मतलब कॉपर वाले का, याद होना चाहिए प्लस 0.34 वोल्ट है स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस, और एनोड जिंक वाला है तो ये भी याद होना चाहिए बेटा कितना था, माइनस 0.76 वोल्ट। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चन में ज्यादातर तो गिवन ही होता है, याद है तो बेस्ट है। तो ये हो गया 1.1 वोल्ट। देखो सारे डेटा अपने पास आ गए, अब आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल आ गया 1.1 वोल्ट माइनस 0.059, एन की वैल्यू आपके पास 2, लॉग जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.1, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.01, तो ये हो गया ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.592 लॉग, ये एक आ गया तो 10 हो गया, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 हो गया, तो ई सेल कैलकुलेट हो गया। ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0, 2 टू जा 4, 1.07 9 टू जा 18, 2 5 जा 10, 1.1 में से 0.05 माइनस कर देना, 1.0705। अप्रोक्स कितना आ गया ई सेल 1.07 आ गया। तो जब भी बेटा आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो आपको सेल पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसको बैलेंस करो, एन की वैल्यू निकालो, और ये कंसंट्रेशन आपको गिवन होंगी और आप कैलकुलेट कर सकते हो, ई सेल एमएफ का कैलकुलेट बना सकते हो। सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, calculate the EMF of following cell, और मैंने सेल दिया Mn2 पॉजिटिव ऑब्लिक M, ये दे दिया, ये दे दिया, सपोज ये दे दिया, चलो ये दे दिया M3 Nn+2। इस सेल का ईएमएफ निकालना, ई नोट सेल गिवन है, सपोज 1.2 वोल्ट गिवन है, M+3 का कंसंट्रेशन है 0.1 और M2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर। ये सपोज अपने को निकालना है बेटा। तो देखो ये साइड कौन सी है बेटा, लेफ्ट, ये वाली साइड कौन सी है, राइट। लेफ्ट वाले का आपको ऑक्सीडेशन देना है क्योंकि एनोड है, और राइट साइड वाले का आपको रिडक्शन देना है। तो क्या बैलेंसिंग इक्वेशन दोगे, M जो कन्वर्ट होगा M+3 में होगा, और ऑक्सीडेशन हो गया N+2 जो होगा वो N में कन्वर्ट होगा। बट अब देखो बेटा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इधर देखो N का चार्ज कितना है +2 और M का चार्ज कितना है +3, तो दोनों का चार्ज इक्वल नहीं है। तो ये क्या करो, इसके वाले चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके वाले चार्ज को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको सोल्व करोगे, ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपने। तो क्या लिख सकता हूं बेटा, देखो जरा अब दोनों साइड चार्ज इक्वल नहीं है, पिछले केस में चार्ज इक्वल था तो क्वेश्चन इजी था आपके लिए। अब चार्ज इक्वल नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूं बेटा, इसके चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसके चार्ज को इससे, तो इसको लिख देता हूं M प्लस इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 3N2 पॉजिटिव, इसके चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2M+3। बाकी जो चीजें हैं वो भी बैलेंस कर दो, जैसे M है 2 है तो अब कर दो पूरा बैलेंस, तो ये M इधर 1 है इधर 2 है तो इधर 2M, 3N2 पॉजिटिव
2m+3, n इधर 3 है, वैसे यहीं से ही हो जाएगा क्वेश्चन, बट फिर भी इससे आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी बेटा। तो n की वैल्यू क्या आई इस बार, देखो 6 आएगी बेटा, वेरी गुड। क्योंकि ये देखो +2 4 तो एक n स्पीसीज का है, 3 n स्पीसीज है, तो 3 2 6, इधर से निकालो इधर से निकालो, 6 आना चाहिए दोनों साइड, 6 आ गया, 3 2 6, तो n फैक्टर अब की बार आपने 6 लेना है, n फैक्टर 6 लेना है, फिर ई सेल लिखना है आपने। अब ई सेल लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 6 लॉग। अब ये सॉलिड वाले तो लेनी है, आयन्स लेनी है, आयन की कंसंट्रेशन m +3 आयन का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, इधर n +2 आयन का क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो, हो गया प्रॉब्लम। तो ई सेल, ई नोट सेल इस बार गिवन था आपको 1.2 वोल्ट, माइनस 0.059 को अप्रोक्सीमेट 0.06 ले लो, कोई क्या प्रॉब्लम है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। लॉग m+3 आयन का कंसंट्रेशन गिवन था 0.1 का स्क्वायर, n+2 का भी 0.1, बट ये क्यूब था। सोल्व कर लो बेटा, ई सेल इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.01 लॉग, ये 10⁻⁻1 तो -2 हो गया, ये 10⁻⁻1 तो -3 आ गया, ये ऊपर जाके वापस 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 आ गई, 1.2 में से 0.1 माइनस कर देना, तो 1.20 में से 0.01 अप्रोक्स माइनस कर दिया, ये 9, ये 1.19, तो ई सेल का वैल्यू आ गया 1.19। इस टाइप से आपको बस ये तरीका आना चाहिए कि पहले आपने बैलेंस इक्वेशन बना के n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करके जो गिवन डाटा है उसका आपने यूज करना है। अब वन क्वेश्चन फॉर यू, सपोज मैंने ये रिएक्शन दे दिया, क्वेश्चन लिख दिया ये, ये कर दिया सपोज 0.1, ये 0.01, और ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn दे दिया मैंने आपको 0 पॉइंट माइनस का 76 वोल्ट, ई नॉट सिल्वर का दे दिया मैंने आपको रिडक्शन वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट। निकालो बेटा, ईएमएफ कैलकुलेट करके दिखाओ इस बार, आप करो, अब मैं देखता हूँ। सर आपने जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया एक बार फिर से बता दो। कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, वहां से बताओ, मैं वहां से फिर बताता हूँ आपको। सर बस स्टार्टिंग का स्टेप, स्टार्टिंग का स्टेप, ये देखो, देखो स्टार्टिंग में हमें क्या इक्वेशन दिया उसने, पहले नोट करने दीजिए, बता देता हूँ बेटा, नोट भी करते जाना साथ में। ये इक्वेशन आपको गिवन है, m से m3 पॉजिटिव और n2 पॉजिटिव से n, ई नोट सेल दे रखा है, m+3 आयन की कंसंट्रेशन 0.1 और ये 0.1, तो ये आपको सेल डायग्राम दे रखा है। ये बीच वाला साल्ट ब्रिज है, तो साल्ट ब्रिज की जो लेफ्ट साइड होता है वो किसका काम करता है, बोलते जाओ बेटा, याद होता जाएगा। साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का, एनोड, और राइट साइड होगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का। जो एनोड होता है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देनी होती है, तो मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे दी, देखो m को m+3 में कन्वर्ट कर दिया, और राइट साइड वाले की कैथोड की रिडक्शन वैल्यू देनी होती है, तो रिडक्शन लिख दिया, n+2 को n में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? चलूं आगे। यस यहां अब देखो, आपने इधर n पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, m पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है ना बेटा,
n का +2 चार्ज है और m का +3 चार्ज है, तो आप क्या कर दो, इसके वाले चार्ज को n से मल्टीप्लाई कर दो और इसके वाले चार्ज को m से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा दोनों का। तो मैंने क्या किया, इसका वाले चार्ज को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3n2 पॉजिटिव, और इसके वाले चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो चार्ज कितना आ गया बेटा, इधर भी 3 2 6 पॉजिटिव का, इधर भी 3 2 6 पॉजिटिव का। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब मैंने किया है कि n को बैलेंस m को बैलेंस किया है, तो अब मैं जो बाकी जो बचे हुए हैं उन स्पीसीज को भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देता हूं। तो देखो इस तरफ m 1 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया तो ये 2m हो गया। ये 3n है तो इधर भी 3 लगा दिया। अब मुझे ये देखना है n फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है। अगर एक नाइट्रोजन होता तो कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता बेटा? एक नाइट्रोजन होता तो +2 से 0 में ही तो जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होता? 2 का। तो कितने नाइट्रोजन है मेरे पास? 3। तो 3 इंटू 2 तो कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ? 6 का। बस आपको पूरे चैप्टर में ये निकालना सीखना है, बस n फैक्टर। जिसने ये सीख ली ना बात की कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं बैलेंसिंग में, हालांकि ये 11th का पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन वाला, तो समझ लो क्वेश्चन हो गया आपका। तो 3 2 6, 3 2 6, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू पता लग गया। अब हमें n की वैल्यू पता लगी तो इस इक्वेशन के लिए हम क्या देख सकते हैं? बस सर हो जाएगा, सेल निकाल लेंगे, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ बेटा, आप नोट करने वाले देख लो ये वाला। अब मैंने ये प्रॉब्लम दिया आपको साथ के साथ, इसको बनाओ जरा। अगर ये प्रॉब्लम बना लिया तो आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसको बनाने लग जाओगे आप। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल 1.47 वोल्ट। 1.47 अभी बेटा चेक करता हूं मैं, अभी मैंने करके देखता हूं इसको। देखो करते हैं फिर। अब ये वाली साइड है आपकी, कौन सी वाली साइड है ये बेटा? लेफ्ट। लेफ्ट वाला क्या होता है? एनोड। एनोड की कौन सी रिएक्शन देनी होती है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक आयन का तो ऑक्सीडेशन दिया मैंने, जेड आयन कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव। ये वाली साइड जो है ये आपकी राइट साइड है बेटा। राइट साइड जो होती है वो काम करता है कैथोड का। कैथोड में हमें रिडक्शन देना होता है, रिडक्शन है तो चार्ज कम करना पड़ेगा, Ag पॉजिटिव को Ag में कन्वर्ट कर लो। अब यहां देखो, यहां पर Ag का चार्ज है +1, लेकिन जिंक का चार्ज है +2, तो क्या करना चाहिए बेटा मुझे बताओ जरा। मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? Ag के आगे 2, Ag के आगे 2, जिंक के आगे 1। जो इसके वाला चार्ज है इसका कोफिशिएंट बना दो, इसके वाला चार्ज इसका, तो बन जाएगा आपका Zn 2 Ag प्लस आयन, एरो इसका चार्ज इससे कर दिया 1 Zn2 पॉजिटिव। अब आप Ag वगैरह कोई बैलेंस करना है कर लो, इधर जिंक 1 है इधर 1 ही है, लेकिन Ag 2 है तो इधर 2 है, तो लिख देते हैं अपने Zn 2 Ag प्लस आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 Ag। अब बेटा बताओ इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी आई, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का, क्योंकि देखो एक Ag का प्लस चार्ज है तो 1 इंटू 2 2, और इधर भी देखोगे तो 1 इंटू 2, तो n फैक्टर 2 आ गया। अब n फैक्टर 2 आ गया तो आपको सेल का ई निकालना है, इधर लिख देते हैं इस साइड में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। लॉग में इधर देखो सॉलिड को तो लेना नहीं है, आयंस को लेना है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन, नियर सेट इक्वेशन लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाई इधर वाले Ag प्लस आयन 2 है तो Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ई नोट सेल भी कैलकुलेट करना होगा, तो ई नोट सेल, तो ई रिडक्शन राइट
और ई रिडक्शन लेफ्ट ले लेंगे। ई रिडक्शन राइट, राइट साइड में एजी है, एजी का 0.8 आ गया, इसका आ गया -0.76, ऐड कर दो बेटा दोनों, तो कितना आ गया देखो 1.56। 1.56। तो ई नोट की वैल्यू भी आ गई। बाकी वैल्यू अपने पास गिवन है, रख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 1.56 माइनस अप्रोक्सीमेट देखो 0.059 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.03 आ गया, लॉग जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है, मतलब 10⁻⁻1, और इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2, उसका भी स्क्वायर। तो ओवरऑल सोल्व किया तो ई सेल तो आपके पास आ जाएगा बेटा ई सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.03 लॉग 10⁻⁻1 है ये 10⁻⁻4, ऊपर जाके +4 हो जाएगा तो 10⁻3 आ गया। तो 1.56 माइनस 0.03 इंटू 3, तो 1.56 माइनस 0.09, कैलकुलेट कर लो। वन 1.47। तो इस टाइप से आप किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे बेटा ऐसे प्रॉब्लम अब आएंगे तो? यस सर। हटा दूं ये, यस आगे सर। चलें। आगे देखो, मैं अगेन उसी पॉइंट पर आता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल किया था आपने। जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है इसका, जहां से मैंने सिखाया आपको कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना, ये वाला। इस सेल में अब एक चीज देखो आप, ये जो मैंने लिखा था अगार अगार यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब को हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। जो दोनों को अटैच करता है इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो पहला पॉइंट आता है सॉल्ट ब्रिज है क्या चीज और यूज क्या आता है। बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे और कंपटीशन में भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो सॉल्ट ब्रिज, अगर आपसे सॉल्ट ब्रिज, इफ एग्जामिनर आस्किंग अबाउट द सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है? इट इज मेड बाय, मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल एक, जिसको बोलते हैं अगार अगार, मेड बाय अगार अगार इनकॉर्पोरेटेड, मतलब उसके अंदर डाला होता है इनकॉर्पोरेटेड सॉल्ट, उसके अंदर कोई सॉल्ट डाला होगा। अगार अगार इट इज मेड बाय अगार अगार इनकॉर्पोरेटेड सॉल्ट। दूसरा होता है बेटा इसका फंक्शन क्या चीज है, क्या क्या काम आएगा देखो। तो काम तो बहुत सारे हैं देखो। पहला काम तो यही आ रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को, और विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल, इस वाले मटेरियल को इसमें मिक्स नहीं कर रहा और फिर भी इसको जोड़ रहा है साथ में। तो एक पॉइंट तो क्या आएगा, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ मटेरियल of anodic and cathodic chamber, of anodic and cathodic chamber, दोनों को मिक्स करने के बगैर ही जो है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर। तो पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है। अब देखो विदाउट मिक्सिंग कर रहा है वो, इसलिए रिडॉक्स तो हो रही है लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स दे रहा है, इन
डायरेक्ट रिडॉक्स। आपसे पूछेगा कैसी रिएक्शन हो रही है, आप बोलोगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स। दूसरा पॉइंट देखो, आपने तो सर्किट बना के छोड़ दिया, रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो अब एक बार पहले इसी पॉइंट पर आते हैं। तो पहला काम क्या हुआ इसका साल्ट ब्रिज का, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर। सेकंड काम देखो, इसका काम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। भाई यहां पर क्या हो रहा था, एनोड वाले चेंबर में जिंक आयन बढ़ रहे थे, तो कैटायन बढ़ रहा था सॉल्यूशन में, तो कैटायन को बैलेंस करने के लिए अपना एनायन भेज दिया इसने। इधर जो है कैटायन यूज हो रहे थे, कैथोडिक चेंबर में कैटायन यूज हो रहा था, तो एनायन एक्सेस हो रहे थे, एनायन को बैलेंस करने के लिए इसने अपना कैटायन भेज दिया। तो इसका मतलब ये क्या करता है, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मेंटेन करता है। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए बेटा कोई भी साल्ट यूज नहीं कर सकते आप। ऐसा साल्ट यूज करना चाहिए जिसमें जितनी देर में इधर एनायन पहुंचे उतनी देर में इधर कैटायन पहुंचे। मतलब ऐसा साल्ट यूज करना चाहिए जिसमें कैटायन और एनायन का मोबिलिटी इक्वल हो, कैटायन और एनायन का मोबिलिटी इक्वल हो। तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्या बोलोगे आप? सेकंड फंक्शन तो बोलोगे टू मेंटेन Electrical neutrality. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, to maintain electrical neutrality in both chamber, in anodic and कैथोडिक चेंबर। और इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर दिस, ये बात स्पेशल है, फॉर दिस मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड anion of salt must be same। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है इसका काम। तो इलेक्ट्रिकल मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए एनोड कैथोड चेंबर में तो जितनी देर में कैटायनिक पहुंचना चाहिए उतनी देर में एनायन पहुंचना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा बेटा। तो मोबिलिटी जो है वो कैटायन और एनायन का साल्ट ऐसा लेना चाहिए जिसमें कैटायन और एनायन सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपको याद करने होते हैं कि भाई न्यूट्रल जो मोबिलिटी है वो किस किस की इक्वल होती है। जैसे KCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, KCl, AgNO3, तो इनकी जो होती है, जितना पोटेशियम का मोबिलिटी होगा उतना क्लोराइड का होगा, जितना अमोनियम का होगा उतना क्लोराइड का होगा, जितना Ag+ आयन का होगा उतना नाइट्रेट का होगा। तो ये सारे आप यूज कर सकते हो, एग्जांपल ये वाले साल्ट यूज कर सकते हो जिसमें आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल होगा। तो बेटा एक बार मुझे रिपीट कर दो कि साल्ट ब्रिज क्या चीज होती है, व्हाट इज द साल्ट ब्रिज, अगर आएगा तो क्या बोलोगे, और उसका फंक्शन क्या होगा? It is a junction between two chamber. It maintain neutrality. हाँ, it is a U-shaped tube which connect the anodic chamber with cathodic chamber, and it is made by the agar-agar material containing a salt which having ions of equal mobility, cation and anion of equal mobility। तो बेटा फंक्शन क्या क्या बताओगे, अगर आएगा तो क्या क्या फंक्शन है उसका? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। सर्किट कंप्लीट। क्लियर? अब देखो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नॉलेज क्लाउड वाला एक पॉइंट लिख देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन जो होती है वो अपने आप हो रही होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो इटसेल्फ होती हैं, आप तो सर्किट बना के छोड़ दो, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी का साइन बेटा नेगेटिव होता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। और सिंस ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज यू नो क्या फार्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू
माइनस NF माइनस NFE। ई सेल। तो अगर ई सेल पॉजिटिव करूंगा तभी तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है तो ई सेल को क्या यस रखना सर। पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव। तो कभी भी आ जाए आपका फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, बट ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा। आपने कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल बनाया है, देखो पॉजिटिव ही आए हैं। अगर ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सेल वर्किंग नहीं कर सकता, तो ई सेल आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो बताओ यहां तक बेटा क्लियर है सभी का। यस सर। वही चीज है, उसको हम बार बार किए जा रहे हैं, आगे पीछे किए जा रहे हैं। अब देखो, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही, बस उसको हम अलग टाइप से पढ़ते हैं और नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। चीज यही है जो अभी पढ़ा है, बस उसी का ये समझ लो कि रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। एक होते हैं स्पेशल टाइप के सेल जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं, इसमें जो मटेरियल होता है, मटेरियल ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर इज सेम। मतलब एनोड भी कॉपर का बना हुआ है तो कैथोड भी कॉपर का बना होगा, तो मटेरियल जो होता है वो सेम होता है। तो एनोड कैथोड सेम होते हैं, इसलिए इनका कंसंट्रेशन का सेल ई नोट सेल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। ऑक्सीडेशन वैल्यू एक्स वैल्यू आ गई उसी मटेरियल की, तो रिडक्शन वैल्यू -x आ जाएगी। तो ई नोट सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ई सेल हमें ई नोट सेल, ई सेल नहीं, ई नोट सेल हमेशा आपका 0 आना चाहिए। ये जो आप कंसंट्रेशन सेल कहते हो, ये भी आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। सर एक इसका बोल, फायदा क्या होगा जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी तो? नहीं रिएक्शन तो होगी, हम ये थोड़ा ना कह रहे रिएक्शन नहीं होगी, हम कह रहे हैं इस सेल का ई नोट सेल 0 आएगा। सर करंट तो नहीं फ्लो करेगा ना? होगा ना करंट, कहां बोला हमने कि करंट फ्लो नहीं होगा। ई नोट सेल 0 है, ई सेल 0 थोड़ी ना है। ई नोट सेल 0 है, स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 हो गया। तो कंसंट्रेशन सेल बेटा 2 टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन सेल एक जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। और एक जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है। अब दोनों में फर्क क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, जो आयंस है मटेरियल सेम होगा, लेकिन सेम आयन की कंसंट्रेशन एनोडिक चेंबर और कैथोडिक चेंबर में डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंसंट्रेशन ऑफ सेम आयंस, आयन सेम होंगे, मटेरियल सेम होगा, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सेम आयन इज डिफरेंट इन एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर। एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर कैसे? देखो एक कोई सा भी सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप। सपोज आपने एक सेल लिया कॉपर का, कॉपर को कॉपर आयन के साथ ही आपने Cu+2 लिया, ये साल्ट ब्रिज लिया, इस साइड भी कॉपर लिया, Cu+2 आयन Cu, मतलब ऑक्सीडेशन भी कॉपर का हो रहा है, रिडक्शन भी कॉपर का हो रहा है। तो मटेरियल तो सेम है ना दोनों साइड, देखो इधर भी कॉपर है इधर भी कॉपर है, बट जो आयन्स है, ये वाले आयन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन है, आयन सेम है, सेम आयन, लेकिन ये लेफ्ट साइड जो है आपकी, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हो बेटा, एनोड, और राइट साइड हमेशा क्या होगी आपकी, सेल के हिसाब से कैथोड। तो आप देखोगे एनोडिक और कैथोडिक चेंबर में जो सेम आयन है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। सपोज यहां कॉपर आयन है, उसकी कंसंट्रेशन C1 होगी, यहां कंसंट्रेशन होगी C2। समझ गए बात? तो मटेरियल सेम होगा, लेकिन उन दोनों मटेरियल में एनोडिक चेंबर और कैथोडिक चेंबर में सेम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इधर 0.1 है इधर 0.2 है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल।
और अगर आयन का कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन जो आयन है उसका कंसंट्रेशन सेम है, बट जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो यहां जो होगा इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट प्रेशर, इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर कुछ भी ले सकते हो, इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट प्रेशर एट एनोडिक एंड कैथोडिक चेंबर, मटेरियल सेम होगा बेटा। अब की बार देखो एग्जांपल, मैंने सपोज प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस को H पॉजिटिव आयन में डाल दिया, ये साल्ट ब्रिज ले लिया, फिर H प्लस आयन ले लिया, फिर हाइड्रोजन गैस पास कर दी प्लेटिनम के साथ। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड हाइड्रोजन है, देखो इनकी आयन की कंसंट्रेशन सेम ही रखी, इस बार ये भी सी है ये भी सी है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस इधर है और हाइड्रोजन गैस इधर है इसका प्रेशर चेंज कर दिया, इसको सपोज P1 प्रेशर कर दिया, इसका सपोज P2 प्रेशर कर दिया। तो आप देखो दोनों में पहले रिकॉग्नाइज करो, कंसंट्रेशन सेल में मटेरियल दोनों साइड सेम होते हैं, लेकिन दोनों मटेरियल सेम में अगर आयन भी सेम होगा लेकिन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, दैट आप उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोलोगे। अगर कंसंट्रेशन भी आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी और जो इलेक्ट्रोड है जो गैस वगैरह है जैसे वो भी है तो सेम गैस बट डिफरेंट प्रेशर पर है P1 P2, तो हम इसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ईएमएफ कैलकुलेशन सेम वही तरीका दोनों में निकाल लेते हैं, देखो दोनों एग्जांपल में। अब ध्यान देना थोड़ा, IQ का गेम आ गया क्योंकि एक जैसा मटेरियल है, तो हम एक काम करते हैं, देखो ये इसकी रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन लिखोगे बेटा, Cu से Cu+2, लेफ्ट साइड है एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन देना है, तो मैं कहता हूं कॉपर कौन सी साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, और ये कॉपर लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है। कोई डाउट बेटा इसको लिखने में, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला है तो मुझे क्या दिखाना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन, और मैंने अपनी चलें आगे। यस। अब आपका बेटा इसी सेल का कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालना है। सपोज ये वाला सेल लिया मैंने कॉपर वाला, तो कॉपर में देखो ये कॉपर का कंसंट्रेशन सेल है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या देते हो बेटा आप, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है तो उसको क्या करते हो आप, ये तो रट जाना चाहिए अब तक, जो लेफ्ट साइड में एनोड होता है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देनी होती है, तो कॉपर की है ये कॉपर, इसी कॉपर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन देनी है, तो मैंने दे दी। कॉपर कौन से साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, Cu+2 आयन लेफ्ट साइड वाला। अब ये बेटा ये वाला कॉपर देखो राइट साइड वाला, राइट साइड वाले कॉपर का क्या देना पड़ेगा बेटा अपने को, बिकॉज राइट साइड वाला कॉपर जो वो क्या चीज है हमारे पास, कैथोड, तो कैथोड का क्या देना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन, तो रिडक्शन तो है तो कॉपर ही, मैं अपना रिकॉग्निशन के लिए रिडक्शन दूंगा तो Cu+2 आयन राइट साइड वाला, इधर लिख दूंगा Cu राइट साइड वाला। क्लियर। तो अब ये तो इनको लिखने की जरूरत है नहीं, हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आ गया, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा ई नोट सेल के लिखने की जरूरत, वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सेम मटेरियल है तो जीरो है। लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059, एन की वैल्यू 2 आ रही है, 2 लॉग, अब इसको Cu+2 आयन कंसंट्रेशन, लेकिन अपनी पहचान के लिए बता देना Cu+2 आयन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड किसमें, इधर जो आपको सेल में लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है वो देना है, Cu+2 आयन लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय Cu+2 आयन राइट साइड। अगर वैल्यू गिवन होगी तो रख देंगे ई नोट सेल ये होगा 0, तो ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 लॉग Cu+2 आयन लेफ्ट साइड अपॉन Cu+2 आयन राइट साइड। अगर आप ये माइनस को प्लस कर दो तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, वो आपकी कैलकुलेशन है। अगर इसी को बनाओ, देखो
एक प्रैक्टिस और कर लो, इधर वाला सेल बना लें। देखो ये वाला, इस रिएक्शन को देखो लिखना है आपको। अब देखो वापस रिकॉग्नाइज करो। सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करूं बेटा मैं, अब आप बताओ मुझे, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस है ना। क्या रिकॉग्नाइज करूं? एनोड। हाँ एनोड। एनोड कौन सी साइड वाला है बेटा? लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होगा। एनोड का क्या दिखाना पड़ेगा मुझे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन में लिखूंगा H2 कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव में। जैसे H2 लेना चाहते हो तो H2 ले लो, तो 2H पॉजिटिव ले लो, क्या है। लेकिन है कौन सी साइड? ये लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दो, बस आप ये ध्यान रख लेना। फिर देखो दूसरी साइड आ जाओ, H पॉजिटिव आयन H2 के साथ। तो ये जो साइड है बेटा आपकी राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है। तो राइट साइड में जो होता है वो आपका कैथोड होता है, उसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखनी होती है आपको। तो रिडक्शन लिखूंगा तो है तो हाइड्रोजन ही रिडक्शन। अब ये सिंबल नहीं लिखोगे ना आप, ये बुक्स में नहीं लिखे होते, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। तो आप तो H पॉजिटिव आयन अब की रिडक्शन दे रहे हो, तो H पॉजिटिव आयन से H2 बना लो, बैलेंस कर दो तो 2H पॉजिटिव आयन H2, लेकिन कौन से साइड वाले? राइट साइड वाले। अब आपके पास देखो H2 लेफ्ट, H पॉजिटिव आयन राइट, H पॉजिटिव लेफ्ट, H2 आयन राइट आ गया आपके पास। तो आपके पास देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो मत लिखो, चाहे लिखना चाहो तो लिख दो। ई सेल क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये सेम है, ये कंसंट्रेशन भी सी है, ये भी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन सी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग है। ये प्रेशर लेफ्ट साइड वाला देखो ये था P1 और राइट साइड वाला था P2। तो मैं क्या लिखूंगा? ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 पॉजिटिव है तो 2 का चेंज हो गया लॉग। अब ये देखो प्रेशर H2 राइट साइड वाला, तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ H2 कौन से साइड वाला? लेफ्ट वाला। नहीं बेटा, राइट वाला। ये H2 कौन सा आया है? राइट। खुद ही तो P2 बोल रहे हो आप, और ये P2 कौन सी साइड वाला है सेल में? अभी तो आपने खुद ही तो बोला P2 अपॉन P1, P2 तो राइट साइड वाला है, तो PH2 राइट साइड वाला और PH2 लेफ्ट साइड वाला। ई नोट सेल 0 आ गया, तो ई सेल क्या आ गया? देखो ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू, ये 0 हो गया माइनस 0.059/2 लॉग PH2 राइट साइड वाला देख लो कितना है? P2, और लेफ्ट साइड वाला देखो कितना है? P1। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ई सेल इज इक्वल टू लॉग P2, या P राइट अपॉन P लेफ्ट कर दो, और इधर लेफ्ट अपॉन राइट था, इधर राइट अपॉन लेफ्ट आ रहा है माइनस में। तो देखना है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो लेफ्ट अपॉन राइट आएगा माइनस के साथ, और अगर आपका कैथोड वाला है तो माइनस P2 अपॉन P1 आएगा। कुछ पूछना है बेटा इस पॉइंट में? आगे चलूं? यस सर। अब देखो मैं इसी कंसंट्रेशन सेल का, इसमें क्या बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, इसी पे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। दो तरह से क्वेश्चन देता हूं, पहले एक्सप्रेशन बनाओ आप। मैंने ये रिएक्शन दे दिया आपको, सपोज प्लेटिनम के साथ H2 गैस दिया, H पॉजिटिव आयन साल्ट ब्रिज दिया, H2 H पॉजिटिव आयन के साथ H2 गैस दे दिया प्लेटिनम वायर के साथ, H2 का प्रेशर P दे दिया, इधर भी H2 का प्रेशर P दे दिया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C1 दे दी, या H प्लस आयन दे दिया, और ये C2 दे दिया। एक्सप्रेशन बनाओ ई सेल का, ई सेल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो पहले तो ये मुझे बताओ कि ये आप मुझे ये बताओगे कि ये आपका
कंसंट्रेशन सेल है या नहीं है? यस सर। कंसंट्रेशन सेल है। अब ये कंसंट्रेशन सेल है तो कौन से टाइप वाला है बेटा? ये इलेक्ट्रोड वाला है या इलेक्ट्रोलाइट वाला है? इलेक्ट्रोलाइट वाला। इलेक्ट्रोलाइट वाला। कैसे पता लगा इलेक्ट्रोलाइट वाला? बाकी बच्चे ही बोलो बेटा। कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रहा है, प्रेशर सेम। हाँ, बिकॉज आयन का कंसंट्रेशन सेम हो रहा है और इलेक्ट्रोड का सेम आ रहा है प्रेशर। तो इस ऐसे केस में तो डायरेक्ट याद कर लो ना, ये देखो मैंने क्या लिखा था, Cu प्लस आयन लेफ्ट अपॉन राइट होगा माइनस में, तो डायरेक्ट क्या सेल लिख सकते हो? ई सेल। निकालना चाहो तो निकाल भी लेना। ई सेल इज इक्वल टू डायरेक्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग H प्लस आयन। कौन से साइड वाला बेटा? लेफ्ट साइड वाला। डिवाइडेड बाई H प्लस आयन राइट साइड वाला। H प्लस आयन लेफ्ट साइड वाला, H प्लस आयन राइट साइड वाला। और आगे सोल्व करो, देखो ई सेल इज इक्वल टू, ये आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं, बाद में आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपके बस क्वेश्चन देखते ही वैल्यू पुट करनी होंगी आपको। अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे बेटा। इसको मैं क्या करता हूं कि माइनस 0.059 बाई 2, अच्छा इसमें मुझे 2 भी तो देखना पड़ेगा, एक चीज मुझे और देखनी पड़ेगी, तो बनाना पड़ेगा ना। H प्लस आयन आएगा, 2H पॉजिटिव आयन आएगा, क्योंकि 2H बैलेंस करूंगा तो 2 आएंगे, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ेगा ना हमें। ऐसे हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा बेटा पहले। तो रिएक्शन लिखूंगा, देखो हमारे पास ये रहा, ऐसे बात बनेगी नहीं, हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसमें। ये वाला देखो, ये आपका लेफ्ट साइड की बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो H लेफ्ट साइड है तो एनोड होगा, तो ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? H2 कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन। बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। ये कौन सी वाली साइड है? लेफ्ट साइड। अब इधर आ जाओ, सेकंड वाला, ये देखो राइट साइड वाला कैथोड होता है। कैथोड का मुझे रिडक्शन देना पड़ेगा। अगर कैथोड का मुझे रिडक्शन देना पड़ेगा तो यहाँ रिडक्शन लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर लिखूंगा 2H पॉजिटिव राइट साइड वाला, H2 राइट साइड वाला। लेकिन ये प्रेशर सेम है, ये भी P प्रेशर है, ये भी P प्रेशर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा अब? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग H प्लस आयन लेफ्ट साइड वाले का स्क्वायर, H प्लस आयन राइट वाले का स्क्वायर। तो बात तो वही आई, लेफ्ट और राइट, लेकिन स्क्वायर आया है। एक बात का ध्यान रखो, वो बैलेंसिंग से हमने निकाला है। अब देखो ये हो गया, तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, आगे कॉमन ले लो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ई नोट सेल 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग H प्लस आयन लेफ्ट साइड वाला, H प्लस आयन राइट साइड वाला। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बेटा, इस ई सेल को, आगे देखो इसका सॉल्यूशन, सपोज वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन इट विल ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 टेक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका लॉग H पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन राइट साइड, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब माइनस अंदर ले जाते हैं अपने, ई सेल इज इक्वल टू 0.059, ये आ जाएगा बेटा माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड, एक माइनस है एक और आ गया, माइनस लॉग राइट साइड, माइनस लॉग H पॉजिटिव 11th में पढ़ते थे बेटा, पीएच होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव पीएच होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 पीएच लेफ्ट साइड वाला, ये माइनस, फिर देखो माइनस लॉग H पॉजिटिव पीएच राइट साइड वाला। तो देखो एक सिंपल सा फार्मूला बन गया। अगर आपने डेरिवेशन सीख लिए देन आपको बहुत इजीली सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ई सेल 0.05 पीएच लेफ्ट साइड वाला और पीएच राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाली पीएच में से राइट साइड वाली पीएच माइनस करके 0.059 से कर दो, ई सेल डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, ई सेल आपका कैलकुलेशन बन जाएगा।
तो कई बार आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, आपको पीएच निकाल के करना होता है। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे देता अब आपको, अब देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये 11th का टॉपिक मिला के देगा आपको। सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, यही वाला एज एग्जांपल, प्लेटिनम। हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। बस सर मेरे को बस बोलना था, एक्चुअली बच्चे ना लीव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कोई लीव ना करे, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है बेटा। Okay, sir. तो थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी सर डिस्टर्ब सर। हाँ, पीटी H2 से H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव से ये आपका H2 हो गया। प्लेटिनम H2 से H पॉजिटिव, H पॉजिटिव से H2 दे दिया आपका, और ये प्लेटिनम के साथ दे दिया मैंने कह दिया कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी है 10⁻⁴ मोलर, और इधर वाले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। ये बेटा लीव मत करो, जो अभी लास्ट में बता रहा हूं ना, कंपटीशन का क्वेश्चन यही है। ये मत सोचो कि सीधा मक्खन मक्खन मिलता है। कंपटीशन डॉक्टर बनना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन सीखो। लीव करके तो फिर फायदा ही क्या, फिर तो मत करो। चाहे P2H2 H पॉजिटिव 10⁻⁵ आ गया, H पॉजिटिव 10⁻³ आ गया। प्रेशर मैंने ये 1 atm दे दिया, ये 1 atm दे दिया। मैंने कह दिया कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल, इस सेल का EMF कैलकुलेट करना। तो निकालो बेटा, निकाल सकते हो क्या आएगा इसका। अब जिसने मेरा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर सीख लिया ना, उसके लिए तो 1 सेकंड का नोमेरिकल है। 0.118। और जिसने नहीं सीखा ये कॉन्सेप्ट, जो लीव कर रहे हैं वो तो लीव ही हो गए, वैसे बाहर है। और जिसने ये को अभी नहीं सीखी ये वाली चीज, तो उसको क्या है कि पूरा फिर मतलब हो ही नहीं सकता, वो किताब से तो होगा ही नहीं, बुक से तो मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया। तो मुझे प्रॉब्लम में मुझे स्टेप्स चाहिए आपसे कि ये पहले तो ये बताओ ये सेल कौन सा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आधा आंसर है बेटा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो, और गलत आंसर है। कंसंट्रेटेड। तो ये है कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है। पहला आंसर तो ये होना चाहिए। ये कैसा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। हाँ, बिकॉज दोनों साइड मटेरियल सेम है, और चेंज जो आ रहा है वो उनकी कंसंट्रेशन में आ रहा है, आयंस की। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है, H पॉजिटिव वाला है। तो इसके लिए देखो डायरेक्ट फार्मूला डिराइव करना सीख लिया आपने। क्या डायरेक्ट फार्मूला सिखाया था अभी मैंने आपको? ई सेल बोलो बेटा, क्या सिखाया था? ई सेल इज इक्वल टू 0.059। अब वो 10 मिनट 10, हाँ ये देखो 10 मिनट के डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू 0.059। पीएच क्या बताया था? लेफ्ट साइड माइनस पीएच राइट साइड। तो ये सेल की लेफ्ट साइड हो रही, ये राइट साइड है। H प्लस आयन 10+-1 है। H प्लस आयन लेफ्ट साइड का दे रखा है 10⁻⁵। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, लेफ्ट साइड वाला। तो पीएच की कैलकुलेशन आ गई ना। अब जिन बच्चों ने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में भी नहीं पढ़ा, अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका तो बेकार ही है, कोई मतलब की बात नहीं है। माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना आ गया? 10⁻⁵। तो कितना होगा पीएच? ये 0.118। पीएच 5 इसका आ गया। दूसरी साइड देखो, H प्लस आयन आपका राइट साइड देखो बेटा कितना था? H प्लस आयन राइट साइड 10⁻⁻3। तो डायरेक्ट पीएच लिख दो, कितनी होगी पीएच राइट साइड? 3। तो आंसर आ गया ना। तो कितना इजी हो गया अब। लेकिन इस इजी करने के लिए पहले हार्ड स्टफ लेना पड़ेगा आपको, पहले सारा ये ड्राइव करना सीखना पड़ेगा आपको। तो 0.059 पीएच लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड है 5 माइनस है 3, डिफरेंस आ गया 2 का। तो आंसर निकल आया ना बेटा आपका। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा? 0.059 इंटू 2 वोल्ट। तो इस टाइप से आप जो है कंप्लीट टाइप के सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा मैंने कितने टाइप के सेल का ईएमएफ कैलकुलेशन सिखाया अभी तक आपको? चैप्टर का
रिवीजन लो, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 5 से 10 मार्क्स मिल सकते हैं आपको कंपटीशन में, मतलब 2 से लेके 3 या 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, काफी बड़ा टॉपिक है ये। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सेल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड? सबसे पहले कौन से टाइप के सेल किए थे बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीखा था ना आपने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा। अगर मैं समराइज करना चाहूं तो सबसे पहले आपको मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल सिखाया था, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिखाया, इसके बाद मैंने स्पेशल टाइप वाले सेल सिखाए जिसको हम आज कंसंट्रेशन सेल बोल रहे हैं, आज की क्लास में हमने सीखा। तो कंसंट्रेशन सेल है, तो हर एक सेल का ईएमएफ आपको डिफरेंट वे में निकालना है, और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले आपको करने हैं। देखो, एक आपने रिलेशन पढ़ा था, मैंने आपको बताया डी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अगर आपके पास इफ Q इज इक्वल टू के आ जाए, Q इज इक्वल टू के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये 11th का पार्ट है, देखो Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जहां भी बेटा इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी जो रिएक्शन का होता है वो जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं करना, डेल्टा जी जीरो करना है। तो डेल्टा जी जीरो करना है तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी बेटा? देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, डेल्टा जी रिएक्शन जीरो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के, इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। डेल्टा जी की वैल्यू आती है आपको, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम 11th में थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में। आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले चैप्टर यही 3 हैं, बाकी तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन ये चैप्टर वो है जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। और एक फार्मूला और पढ़ा था बेटा आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, सपोज ई नोट सेल, तो मैं डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नोट ये भी लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कैलकुलेट करो। डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई माइनस एन एफ ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई नोट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आ गया आपके पास। ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। यू नो, मैंने आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू कैलकुलेट करवाया था। एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या किया था नियरनेस्ट इक्वेशन में? एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया ना 0.059 अपॉन एन लॉग के। तो कभी आपको के की वैल्यू दे रखी है और ई नोट सेल निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट का डेवलपमेंट है। आपने डेवलपमेंट कितना किया है? जैसे आप बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे होके बड़े होते हैं, एकदम से बड़े नहीं हो जाते, पैदा होते 20 साल के नहीं हो गए, धीरे धीरे बड़े और समझदार होते हो आप। तो ऐसे ही आपने 11th में क्या सीखा, 12th में क्या सीखा, अब सारे को जोड़ दिया। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू ये भी ठीक है, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल भी ठीक है। इन दोनों को रिलेट करेंगे तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ये भी ठीक है। अगर मुझे के का वैल्यू पता है तो ई नोट सेल में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के। एंड वन मोर फार्मूला,
ये भी 11th का है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। याद है बेटा किसी को हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? वो भी डेल्टा जी की है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। नोट करना है नोट लगा दो, वैसे करना वैसे कर दो। डेल्टा जी क्या होता है बेटा? डेल्टा जी gives free energy. गिव्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, Enthalpy of reaction. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टी क्या चीज है? Temperature. टेम्परेचर, लेकिन किस में लेना होता है हमेशा? Kelvin. केल्विन। और डेल्टा एस बता सकते हो, डेल्टा एस क्या चीज है? Entropy. Change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी। गुड बेटा, एंट्रोपी। तो ये 11th वाला पार्ट था। तो अब आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी ना इस चैप्टर में, 11th और 12th की मिला के मिलेंगी, तो उनमें जितने मैंने फार्मूले लिखे हैं ये सारे मिल सकते हैं आपको। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू ये याद रखना है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू ये याद रखना है, डेल्टा जी नोट ये भी याद रखना है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। और ई नेट सोर ये तो काफी जगह आएगा ये वाला, ये तो +2 वाले में भी आएगा। मान लो जिनको इवन जो मतलब अभी जिनका ज्यादा बड़ा नहीं है गेम, उन्होंने सोचना है कि नहीं अभी तो प्रिपेयर बाद में करना है, पहले 12th में बनाने, तो 12th वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लोग की। तो इस टाइप से आप सेल के ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो ये फार्मूले आपको लिख लिख के याद करने हैं अलग से। क्लियर? Yes sir. हाँ बेटा, अब किसी का कोई अभी तक जो मैंने अभी बताई आज चीजें, किसी में डाउट हो तो मेरे से बोल सकता है अभी आगे पीछे कहीं, नहीं तो फिर मैं आई एम गोइंग टू लीव। इज एवरीथिंग ओके? Yes, sir. Yes sir. ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू। Excuse me, sir.